पीएफआई के विरुद्ध एटीएस का युद्ध। टेरर फंडिंग पर सबसे बड़ी चोट। आतंक का प्लान डिकोड। शिकंजे में पीएफआई के कई एजेंट। नमस्कार, मैं हूं अनुपम। इस वक्त की हमारी खास पेशकश के साथ पीएफआई पर एक बार फिर यूपी एटीएस ने बड़ी कार्रवाई की है। प्रदेश भर में हुई ताबड़तोड़ छापेमारी के बाद दर्जनों पीएफआई एजेंटों को हिरासत में लिया गया है। सितंबर 2022 के बाद ये दूसरी बड़ी कार्रवाई पीएफआई संगठन पर हुई है। अभी हम आपको 4 तस्वीरें दिखाएंगे। इन 4 तस्वीरों को जो आप देख रहे हैं, पहली तस्वीर लखनऊ से है, जहां से एक सीसीटीवी और एक दूसरे संदिग्ध को हिरासत में लेने की तस्वीर सामने आई है। दूसरी तस्वीर मेरठ से आप देख रहे हैं, जबकि बहराइच, गाजियाबाद और आजमगढ़ जैसे जिलों में भी एटीएस ने रेड मारकर संदिग्धों को हिरासत में लिया है। और आइए चलिए आपको अब ग्राफिक्स की मदद से बता रहे हैं कि कहां पर ये छापेमारी हुई है। ये ग्राफिक्स की मदद से हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। लखनऊ से एक एजेंट को पकड़ा गया, वाराणसी से 4 संदिग्ध पकड़े गए, मुरादाबाद से एक एजेंट को हिरासत में लिया गया और इसी तरह आजमगढ़ से 3, मेरठ से 5 संदिग्ध और गाजियाबाद से 6 एजेंट पकड़े गए हैं। इसके अलावा भी कई जिले हैं जहां पर छापेमारी कर लोगों को हिरासत में लिया गया है। और अब आप जरा यह भी समझ लीजिए कि आखिर एटीएस ने यह रेड क्यों मारी है, किस तरह के इनपुट थे, क्या ऐसा चल रहा था कि पीएफआई एजेंटों पर निगरानी के बाद उन्हें उठाना पड़ा। ग्राफिक्स के जरिए इस बात को आप समझिए कि पीएफआई से जुड़ा सेंसिटिव इनपुट था। टेरर फंडिंग की खबर मिल रही थी, ग्राउंड पर संगठन एक्टिव हो रहा था और पीएफआई एजेंट फिर सक्रिय हो रहे थे। संगठन को दोबारा जिंदा करने की कोशिश थी। 8 महीनों बाद पीएफआई फिर सुरक्षा एजेंसियों के निशाने पर है। यूपी के दर्जनों जिलों के कई दर्जन ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी हुई है। वजह एक ही है, देश प्रदेश की सुरक्षा और शांति व्यवस्था को खतरा। यूपी एंटी टेरर स्क्वाड ने एक साथ कई शहरों में रविवार सुबह छापेमारी कर हड़कंप मचा दिया। राजधानी लखनऊ समेत मेरठ, मुरादाबाद, वाराणसी, आजमगढ़ में एटीएस ने एक साथ सर्च ऑपरेशन चलाकर बड़ी कार्रवाई की। पीएफआई पर बैन लगने के बाद भी कई लोग इसकी मदद कर रहे थे। यूपी एटीएस पिछले 2 महीनों से लगातार जांच पड़ताल कर रही थी और पीएफआई को मदद कर रहे लोगों की जांच में जुटी थी। आज एटीएस ने प्रदेश स्तरीय कार्रवाई करते हुए आधा दर्जन से ज्यादा जिलों में कार्रवाई करते हुए 50 से ज्यादा संदिग्धों को अपनी हिरासत में लिया है। एटीएस अब इनसे आगे की पूछताछ करेगी। दरअसल यूपी एटीएस को पीएफआई पर बैन लगने के बाद फॉरेन फंडिंग के इनपुट मिले थे। प्रतिबंधित संगठन पीएफआई को दोबारा सक्रिय करने की कोशिश का इनपुट मिला था। इसके बाद हुई छापेमारी में लखनऊ से 1, वाराणसी से 4, मुरादाबाद से 1, आजमगढ़ से 3 और मेरठ से 5 पीएफआई एजेंटों को हिरासत में लिया गया है। एटीएस को इनपुट था कि फंडिंग इकट्ठा कर ग्राउंड पर संगठन को सक्रिय करने की तैयारी चल रही है। इसी इनपुट को लेकर यूपी एटीएस ने प्रदेश भर में यह सर्च ऑपरेशन चलाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। हमने पीएफआई पर एक्शन से जुड़ी हुई जानकारी आपके साथ साझा की। हम में से तमाम लोग पीएफआई के बारे में जानते होंगे, लेकिन तमाम ऐसे लोग भी हैं जो पीएफआई के बारे में ज्यादा नहीं जानते हैं कि यह संगठन क्या है, कितना खतरनाक है। चलिए अब ये भी समझ लेते हैं कि पीएफआई क्या है। पीएफआई यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया। 22 नवंबर 2006 को इसका गठन हुआ।
3 मुस्लिम संगठनों से मिलकर बना खुद को बताया है गैर लाभकारी संगठन। सदस्यों की जानकारी नहीं देता संगठन। केरल से दिल्ली शिफ्ट किया गया है हेडक्वार्टर। संगठन के पास अपनी यूनिफॉर्म भी है। ये यहां पर हम आपको बता रहे हैं। और अब आपके जहन में एक सवाल उठ रहा होगा कि आखिर पीएफआई ने ऐसे कौन से गुनाह कर दिए जो उस पर इस तरह की कार्रवाई हो रही है। तो आपको बता दें कि पीएफआई कोई आम संगठन नहीं है। इस पर तमाम तरह के संगीन आरोप लगते रहे हैं। अब पीएफआई के 5 बड़े गुनाह आपको बताते हैं। नंबर 1, टेरर फंडिंग। पीएफआई पर टेरर फंडिंग के आरोप लग चुके हैं। नंबर 2, ट्रेनिंग कैंप लगाना, ऐसे कैंप जहां किसी आर्मी की तरह लोगों को ट्रेन किया जाता था। नंबर 3, लोगों को उकसाना। पीएफआई पर आरोप है कि उसने देश के विरोध में लोगों को उकसाया है। नंबर 4, सीए प्रदर्शन में शामिल। याद कीजिए वो तारीफ जब सीए के विरोध में देश चल रहा था, तब इसी संगठन ने हिंसा को हवा दी थी, ऐसे आरोप हैं। नंबर 5, हिंदू नेताओं की हत्या में नाम। तमाम राज्यों में हुए बड़े हिंदू नेताओं की हत्या में इस संगठन का रोल बताया गया है। एटीएस टीम को ग्राउंड पर एक्टिव हो रहे पीएफआई की भनक लगी तो फुल प्रूफ प्लान तैयार किया गया। हर संदिग्ध के आसपास पहले से ही एटीएस कमांडोज ने घेराबंदी कर ली और फिर शुरू हुआ एक्शन। अब जरा लखनऊ की तस्वीर देखिए। एटीएस जिसे हिरासत में ले रही है वो रिहाई मंच का अध्यक्ष मोहम्मद शोएब है। देखिए किस तरह शोएब को उसी की गली से एटीएस ने दबोच लिया। इसी तरह लखनऊ के विकास नगर इलाके से भी कुछ एजेंटों को हिरासत में लिया गया। इन तस्वीरों को देखिए। पीएफआई एजेंट दुकान पर खड़ा है, तभी सुरक्षा एजेंसियां उसे हिरासत में लेती हैं। बताया जा रहा है कि पकड़े गए एजेंट से गुप्त ठिकानों पर पूछताछ हो रही है। आमतौर पर एटीएस की कार्रवाई की कोई भी तस्वीर सामने नहीं आती, लेकिन राजधानी लखनऊ में 2 ऐसी तस्वीरें सामने आई जिसमें एटीएस और यूपी पुलिस के जवान संदिग्धों को हिरासत में लेते जाते नजर आए। सूत्रों की माने तो एटीएस को पीएफआई से जुड़े तमाम सेंसिटिव इनपुट मिले थे। कहा यह गया था कि पीएफआई को दोबारा जमीन पर खड़ा करने के लिए लगातार कोशिशें की जा रही हैं। सितंबर 2022 के बाद एटीएस ने इस तरह की बड़ी कार्रवाई की है जब पूरे प्रदेश में छापे मारे जा रहे हैं और लोगों को हिरासत में लिया जा रहा है। अब जरा पश्चिमी यूपी में एटीएस की छापेमारी की तस्वीरें देखिए। मेरठ के लिसाड़ी गेट इलाके से अब्दुल खालिक नाम के संदिग्ध को पुलिस ने हिरासत में लिया है। वेस्ट यूपी में अचानक एटीएस की छापेमारी से हड़कंप मच गया है। मेरठ में 2 जगह छापेमारी की है एटीएस की टीम ने, जहां मेरठ के थाना लिसाड़ी गेट क्षेत्र के फतुल्लापुर से अब्दुल खलीक को उठाया गया है, वहीं मेरठ के मवाना से मूसा नाम के एक शख्स को उठाया गया है। दोनों का संबंध पीएफआई से बताया जा रहा है और ये भी कहा जा रहा है कि पीएफआई के जो सदस्य हैं ये आने वाले चुनाव में कोई भी अराजक गतिविधि को अंजाम दे सकते थे, लेकिन उसके पहले ही एटीएस की टीम ने एक एक्शन लिया है जिसमें मेरठ समेत कई जिलों में छापेमारी की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। मेरठ से 2 व्यक्तियों को अब तक उठाने की सूचना आई है। गाजियाबाद में भी पीएफआई के एजेंटों की तलाश में ताबड़तोड़ छापेमारी हुई। अलग अलग ठिकानों पर छापे मारकर 6 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है। भोजपुर मुरादनगर थाना इलाकों से इन पीएफआई एजेंट को पकड़ा गया है। पीएफआई को लेकर गाजियाबाद में एटीएस की छापेमारी के दौरान 2 अलग अलग थाना क्षेत्र से 6 संदिग्धों को लिया है हिरासत में। आपको बता दें गाजियाबाद के थाना भोजपुर के कलछीना गांव से 4 लोगों को हिरासत में लिया है, वहीं दूसरी ओर मुरादनगर के नेकपुर गांव से 2 लोगों को पीएफआई के चलते हिरासत में लिया गया है। आपको बता दें पहली मर्तबा नहीं है जब एटीएस ने इस तरह की छापेमारी गाजियाबाद में दी है। इससे पहले भी बीते साल कलछीना गाँव से ही 2 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया था। बहराइच में भी पीएफआई के सक्रिय सदस्यों पर एटीएस की नजर थी। सुबह सुबह हुई छापेमारी के बाद एटीएस एक पीएफआई के एजेंट को अपने साथ ले गई है। बहराइच में पीएफआई को लेकर एटीएस एक्टिव है और बीती रात जरवल के रहने वाले नजम नाम के व्यक्ति को एटीएस ने उठाया था, उसको थाने ले गई थी। उसके बाद पूछताछ के बाद उसको अपने साथ लखनऊ ले गई है। आपको बता दें पिछली साल भी पीएफआई के कुछ एजेंट बहराइच में एक्टिव थे, उसके बाद एटीएस की छापेमारी हुई, कई लोगों को गिरफ्तार करके हिरासत में लेके अपने साथ लेके गई थी। पिछले साल सितंबर के महीने में पीएफआई के खिलाफ एनआईए ने देशव्यापी एक्शन लिया था। तब पूरे देश में एक साथ हुई छापेमारी में सैकड़ों की संख्या में पीएफआई सदस्य पकड़े गए थे।
करीब 8 महीने बाद ठीक उसी तरह एटीएस की कार्रवाई में प्रदेश भर से 50 एजेंटों को हिरासत में लिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो आपने देखा कि उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों में किस तरह से छापेमारी की गई और किस तरह से ताबड़तोड़ एक्शन के बाद दर्जनों संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है। हमने अब तक पीएफआई संगठन और उसके कामकाज के बारे में विस्तार से बताया। अब आपको यह भी बताते हैं कि पीएफआई जैसे संगठन का आखिर मकसद क्या है। मकसद नंबर 1, भारत को इस्लामिक स्टेट बनाना। मकसद नंबर 2, बड़े स्तर पर धर्मांतरण करवाना। मकसद नंबर 3, भारत विरोधी गतिविधि में शामिल होना। और मकसद नंबर 4, भारत की अखंडता को नुकसान पहुंचाना, यानी देश के खिलाफ संदिग्ध गतिविधियों को अंजाम देना, उनमें मदद पहुंचाना ही संगठन का अब तक का रिकॉर्ड रहा है। पीएफआई संगठन जैसा संगठन देश की सबसे बड़ी एजेंसी एनआईए के रडार पर रह चुका है। एनआईए के रडार पर रहने का मतलब आप समझ चुके होंगे कि इस संगठन का आतंकी गतिविधियों में क्या रोल रहा होगा। अब आपको उन बड़ी घटनाओं के बारे में बताते हैं जिनमें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पीएफआई का नाम सामने आया है। जनवरी 2022 कर्नाटक हिजाब केस को भड़काने का आरोप यहां पर जनवरी 2022 कर्नाटक हिजाब केस को भड़काने का आरोप यहां पर लगा। यह है 2020 में दिल्ली में दंगे भड़काने का आरोप लगा, पीएफआई पर यह आरोप लगा है। सीएए विरोधी हिंसा का भी पीएफआई कनेक्शन सामने आता है और 2019 में सीएए के खिलाफ मंगलुरु में हिंसा होती है और 2016 में भी कर्नाटक में आरएसएस की नेता का हत्या का आरोप यहां पर है। 2012 में भी केरल में 27 राजनीतिक हत्याओं का आरोप लगा। रुक रहे हैं यहां पर हम एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी एक खास पेशकश हमारी लगातार जारी है।